हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। मैंने पिछली क्लास में आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास बता दिया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, जो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला था। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के जितने भी राजा थे सभी ने दिल्ली से शासन किया था, दिल्ली से शासन किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत इसे कहा जाता है। इस पर टोटल 5 वंश ने शासन किया था। सबसे पहला था गुलाम वंश, जिसे स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, गुलाम वंश। दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश और पांचवा था लोदी वंश। ये 5 वंशों ने शासन किया था। तो एक एक करके सभी वंशों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुलाम वंश, जो 1206 से लेकर के 1290 तक शासन किया था। गुलाम वंश कितने दिनों तक किया था? 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक किया था। इसके जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको याद होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इसलिए इसका नाम पड़ा गुलाम वंश। मोहम्मद गौरी के गुलाम कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी को बेटी को फंसा लिया था, उससे शादी कर लिया था। तो इसका पूरा जो मोहम्मद गौरी ने अपना राजपाट जो था ये किसको दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसने एक वंश की स्थापना किया जिसका नाम रखा गुलाम वंश, क्योंकि गुलाम था ये। तो बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक ये 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन किया था। 4 साल ही ये शासन कर पाया। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था कौन? दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, यानी देखिए, खलीफा से खिलअत प्राप्त करना होता था, जो इसने नहीं किया था। यानी ये डिग्री प्राप्त नहीं किया था, डिग्री नहीं लिया था, सुल्तान की डिग्री ये प्राप्त नहीं किया था, जिसके कारण से सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। किसको बनाया था? लाहौर को। तो देखिए, इसके बाद इसे हातिम भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम भी कहा गया क्योंकि ये गरीबों के प्रति दया का भाव रखता था। तो दया का भाव रखने के कारण इसे हातिम भी कहा गया। ये लाखों में दान करता था, इसलिए लाख बख्श कहा गया। इसे पूरा कुरान याद था, इसलिए इसे कुरान खान कहा गया। क्या कहा गया? कुरान खान कहा गया। इसके बाद इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। कहाँ बनाया था? अजमेर में। अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। इसके बाद इसने दिल्ली में कुतुब्बुल इस्लाम मस्जिद ही बनाया था। कुतुब्बुल इस्लाम मस्जिद का बनाया था? दिल्ली में इसने बनाया था। इसके बाद इनके गुरु का नाम था बख्तियार काकी। क्या नाम था? बख्तियार काकी। इन्हीं बख्तियार काकी के याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, वो कुतुब मीनार का निर्माण किसके याद में करवाया था? बख्तियार काकी, इनके गुरु का नाम था। ये कुतुब मीनार जो बनाए थे वो अफगानिस्तान में एक जाम मीनार है, उस मीनार से प्रेरित होकर उन्होंने अपने गुरु के लिए एक मीनार बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने कुतुब मीनार। लेकिन अफसोस, ये कुतुब मीनार पूरा नहीं करवा पाए। जब ये 2 मंजिल बना दिए थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 3 मंजिल जो बाकी बचा था, शेष मंजिल को बनाने का काम इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। देखिए, इसके दरबार में मिनाज उस सिराज रहा करते थे। कौन रहते थे? मिनाज उस सिराज। उनका नाम क्या था? मिनाज उस सिराज। ये मिनाज उस सिराज जो थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था तबकात ए नासरी। क्या नाम था? तबकात ए नासरी। और इनके दरबार में एक रहते थे हसन निजामी। क्या नाम था इनका? हसन निजामी, जो ये भी किताब लिखे थे जिनका नाम था ताज उल नासरी। तो देखिए, मिनहाज उस सिराज लिखने वाले पुस्तक कौन सा पुस्तक लिखे थे? मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासरी। और हसन निजामी जो किताब लिखे थे उनका नाम था ताज उल नासरी। किताब का नाम क्या था? ताज उल नासरी। ठीक है। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चौगान यानी पोलो खेलते वक्त घोड़ा से गिरने से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद 1210 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अगला जो राजा बनता है उसका नाम रहता है आराम शाह। क्या नाम था? आराम शाह, जो 1210 से 1211 ईस्वी तक, यानी लगभग 8 महीना ही ये शासन कर पाया था, क्योंकि ये अयोग्य शासक था। क्या था? अयोग्य शासक था। अयोग्य होने के कारण इल्तुतमिश ने इसे क्या कर दिया? मार दिया था। और मारने के बाद खुद ये राजा बन गया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी को फंसा लिया था। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बेटी को फंसाकर, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी बेटी को फंसाया? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी की बेटी को फंसाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक और इसकी बेटी को फंसाने वाला इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश फिर राजा बन गया। किसको मारकर? आराम शाह को मारकर इसने ये राजा बन गया। इसके बाद गुलाम का गुलाम भी इसे कहा जाता है। इसे गुलाम का गुलाम इसलिए कहते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक तो ऑलरेडी गुलाम था। किसका गुलाम था ये? मोहम्मद गौरी का। और इसका ये गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं। ये इल्तुतमिश जो था ये 1211 यानी 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ये एक्चुअली इलवरी वंश का था। अब देखिए, ये गुलाम था, तो ये तो गुलाम था, ये भी गुलाम था और ये इसका गुलाम था। इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, तो ये तो एक वंश का होगा नहीं, ये किसी दूसरे वंश का था। तो इसका वंश था इलवरी वंश, लेकिन इसने अपने वंश का नाम नहीं चेंज किया, गुलाम वंश में ही शासन किया था। तो इसका गुलाम वंश में हम लोग पढ़ते हैं। तो इलवरी वंश का ये एक्चुअली रहने वाला था, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसने? इल्तुतमिश ने। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था, जबकि
कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर को बनाया था, और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, दिल्ली को बनाया था। इसने 2 टाइप का सिक्का चलाया था, जिसका नाम था, जो चांदी का था उसका नाम था टंका, और जो तांबा का था उसका नाम था जीतल। तो चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल चलाने वाले कौन थे, इल्तुतमिश थे। ठीक है, इसे गुंबद तथा मकबरा निर्माण का जनक कहा जाता है। जो ऊपर में गोल होता है, जो आप मकबरा आप देखे होंगे उसके ऊपर में गोल होता है, गुंबद, इसे गुंबद कहते हैं। तो इसका निर्माण का जनक किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को ही कहते हैं। देखिए, इसने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया था। यानी देखिए, इसने इसका कहना था कि सभी काम राजा नहीं देख सकता है, तो इसके लिए इसने क्या किया कि लाल वस्त्र की प्रथा को चलाया था। यानी जिसको अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो वो शुक्रवार के दिन, किस दिन, शुक्रवार के दिन वो मस्जिद के सामने खड़ा हो जाए लाल वस्त्र पहन करके। तो जितने भी लोग हैं वो देखेंगे, जब मस्जिद से निकलेंगे नमाज पढ़ करके, तो देखेंगे कि इसे कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर इसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। अगर छोटा मोटा होगा तो उसको वहीं पे सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, और जो बड़ा होगा उसको फिर हम तो हैं ही, यानी उसमें कहना था हम तो हैं ही, फिर आगे हम देख लेंगे। तो इसने क्या करवाया था कि लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया था। तो जिसे न्याय नहीं मिलता था वो लाल वस्त्र पहन करके शुक्रवार के दिन मस्जिद के सामने खड़ा हो जाता था, फिर उसे न्याय मिल जाता था। तो देखिए, इसने वेतन के बदले उसने भूमि देना शुरू किया था। यानी वेतन नहीं देता था, वेतन के बदले क्या देता है, इसको भूमि देता था। यानी किसी को रखा था काम के लिए, उसे क्या देता था, भूमि देता था, जिसे इक्ता व्यवस्था कहा गया। क्या कहा गया, इक्ता व्यवस्था। और जो भूमि को लेते थे उसे इक्तादार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इक्तादार कहा जाता था। ठीक है, इसने चालीसा दल का निर्माण करवाया था। यानी उसका कहना था कि देखिए, कोई भी राजा जो था, आप देखे होंगे कि उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे। तो उसने 40 विद्वान को तुर्क के थे। देखिए, तुर्क एक जनजाति थी जो अफगानिस्तान, बेसिकली अफगानिस्तान के क्षेत्र में देखने को मिलता था। तो तुर्क जो था, ये 40 तुर्क का एक कमेटी बनाया था, है ना, कमेटी बनाया था, जिसका नाम दिया था चालीसा दल। क्या दिया था, चालीसा दल। और 40 जो थे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, मतलब इनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, बहुत ज़्यादा विद्वान होते थे ये लोग, चालीसा दल वाले। तो चालीसा दल का निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके दरबार में एक बार जियाउद्दीन मांगबरनी इनके दरबार में आया और बोला कि महाराज मुझे बचा लीजिए, मेरा पीछा कर रहा है। तो बोला ठीक है, रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब शाम का वक्त हुआ तो उसे पूछा गया कि बताओ तुम्हारा पीछा कौन कर रहा था। तो जो जियाउद्दीन मांगबरनी था उसने कहा कि चंगेज खां मेरा पीछा कर रहा है। तो तुरंत इसे अपने महल से इसने भगा दिया था, क्योंकि चंगेज खां बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक था, बहुत ही ज़्यादा क्या था, क्रूर शासक था। वो जिस एरिया से जाता था बहुत खतरनाक पीटता था सभी को। उस एरिया का पूरा जितने भी लोग थे सबकी जनसंख्या कम कर देता था। वो बहुत खतरनाक था वो चंगेज खां। तो चंगेज खां के डर से जियाउद्दीन मांगबरनी को इसने अपने दरबार से क्या कर दिया, भगा दिया था। उसके बाद 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध हो जाता है इल्तुतमिश और यालदोज के बीच। यालदोज का कहना यह था कि चलो ठीक है, चार गुलाम में यालदोज भी था। याद करिए, यालदोज भी 4 गुलामों में, किसके गुलाम में, मोहम्मद गौरी के गुलाम में, 4 गुलामों में ये भी था यालदोज। तो यालदोज का कहना था कि चलो ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी बेटी को फंसा लिया, शादी कर लिया, तो इसने अपना शासक बन गया, तो मेरा कब काम आएगा, क्योंकि कुवाजा बूढ़ा हो चुका था, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन जो यालदोज थे उसने कहा कि हम राजा बनेंगे। तो उसके बाद दोनों में क्या हो गया, इल्तुतमिश और यालदोज में युद्ध हो गया। और युद्ध होने, कौन सा युद्ध हुआ, तराइन का तृतीय युद्ध, और इसमें यालदोज हार गया और इल्तुतमिश जीत गया। तो यालदोज क्या हो गया, हार गया। यालदोज का कहना था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजा कौन बनेगा, हम बनेंगे, राजा हम बनेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बेचारा थोड़ा के गया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो इसकी मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में। कब हो जाती है, 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त करता है, वो रजिया सुल्तान को। इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, इसका एक बेटा भी था, लेकिन इसका बेटा योग्य नहीं था, तो उसने अपनी बेटी को ही, रजिया सुल्तान को ही उसने क्या कर दिया था, उत्तराधिकारी चुन लिया था अपने मरने से पहले ही, कि मरने के बाद मेरी बेटी ही क्या बनेगी, शासिका बनेगी। लेकिन इसके जो दरबार में 40 तुर्क सरदार थे, जिसे ये पसंद नहीं था कि कोई महिला शासिका बने, तो उसका अपना मैटर था। 40 तुर्क सरदार कहते हैं कि नहीं, ये नहीं बनेगी। तो 40 तुर्क सरदार ने क्या किया, रुकनुद्दीन को शासक बना दिया। एक रुकनुद्दीन शासक बन गया, एक व्यक्ति था रुकनुद्दीन, उसको इसने शासक बना दिया और रुकनुद्दीन शासन करने लगा। तो रजिया सुल्तान को बड़ा गुस्सा आया कि ये कैसे बन सकता है, मेरे पिताजी ने मुझे चुनकर पहले ही, जब मरने से पहले बोल दिए थे, तो ये कैसे बन गया। तो इसने लाल वस्त्र पहन करके मस्जिद के सामने खड़ी हो गई, और खड़ी होने के बाद जब लोग निकलते थे तो उसे देखते थे सभी। तो इसके बाद सभी के सहयोग से रजिया क्या बन गई, शासिका बन गई। रजिया जो शासन की थी वो 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक ही शासन कर पाई थी, क्योंकि बीच में इसकी मृत्यु हो गई थी। एक्चुअली करवा दिया गया था, जो 40 तुर्क सरदार थे इसने इसकी मृत्यु कर, मतलब मरवा दिया गया था। तो देखिए, हत्या करवा दिया। तो रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी।
ये पुरुष की भांति वस्त्र पहनती थी, इसलिए 40 तुर्क सरदार को ये पसंद नहीं था कि ये पुरुष की तरह कपड़ा पहनती है, ये करती है, टोपी लगाती है। तो ये 40 तुर्क सरदार इसलिए इससे खफा रहते थे। इसने अपना सलाहकार मलिक याकूत को नियुक्त किया था, जो दिल्ली का था। देखिए एक्चुअली 40 तुर्क सरदार इसकी बात मानते नहीं थे, तो इसने अपने सलाहकार मलिक याकूत, जो दिल्ली का रहने वाला था, इसे ये नियुक्त की थी। इसके बाद इसका तवर हिंद, जो पंजाब में पड़ता है तवर हिंद, तो यहाँ पे इकदादार होता था जिसका नाम था अल्तुनिया। क्योंकि इल्तुतमिश तो बड़े से एरिया को खुद नहीं देख सकता है, तो उसने एक अलग अलग क्षेत्र में लोगों को रखा था, इसके लिए उसे सैलरी देता था। तो सैलरी की जगह पे तो ये तो भूमि देता था, जिसे इक्ता व्यवस्था कहा गया, और लेने वाले को इक्तादार कहा जाता था। तो इक्तादार था अल्तुनिया, जिसका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया ने कहा कि कैसे रजिया सुल्तान शासिका बन सकती है, इसकी अधीनता को स्वीकार नहीं कर पाया था, तो अधीनता मानने से इनकार कर दिया। कौन? अल्तुनिया। तो रजिया ने उस पर आक्रमण कर दिया, और जब रजिया ने आक्रमण किया तो रजिया जब युद्ध करने गई तो अल्तुनिया जीतने लगा और रजिया हारने लगी। तो रजिया ने उसे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। दोनों से क्या हो गया? एक दूसरे से बंध गए, दोनों में शादी हो गई। और उसके बाद जब ये हरियाणा के कैथल से गुजर रही थी तो रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी गई, और उसके जो होने वाले पति थे, जिसका नाम था, जो हो गए थे अल्तुनिया जी, इनकी हत्या दोनों को मरवा दिया गया। कौन मरवा दिया? तो 40 तुर्क सरदारों ने इसकी हत्या करवा दिया। इसके बाद इसका जो मलिक याकूत था, कौन? सलाहकार, इसको भी मरवा दिया गया। 40 तुर्क सरदार ने इसे मरवा दिया। रजिया असफल शासिका साबित हुई। रजिया असफल शासिका साबित हुई, इसका प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि वो महिला थी। अगर महिला न होती तो भारत का सबसे नंबर 1 राजा होती, ऐसा इतिहासकार ने कहा है। इतिहासकार एल्फिस्टन ने कहा है कि अगर रजिया महिला न होती तो इसका नाम भारत में महान शासकों में लिया जाता। रजिया अगर महिला नहीं होती तो सबसे महान शासकों में इसका नाम भारत में लिया जाता। और इसके बाद एक इतिहासकार और थे जिनका नाम था मिनहाज। क्या नाम था? मिनहाज। तो मिनहाज ने कहा था भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, नहीं तो राजा होने के सभी गुण इसके पास थे। तो मिनहाज जी ने ये कहा था। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो बहराम शाह 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक काम किया था, जो कि अयोग्य था। ये इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं था, अयोग्य शासक था। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, जो 1242 ईस्वी से लेकर के 1246 ईस्वी तक शासन किया था, इसकी मृत्यु बलवन के षड्यंत्र से द्वारा हो गई थी। जो 1246 में इसकी मृत्यु हो गई, बलवन के षड्यंत्र से इसकी मृत्यु हुई थी। अब एक्चुअली मरा कैसे? तो बलवन नया कहाँ से आ गया? तो बलवन जो था ये एक्चुअली ईरान का रहने वाला था, ये भी एक गुलाम था। और इसका मानना था कि, इसका कहना था कि हम कैसे भी तुर्क सरदार में, जो 40 तुर्क सरदार हैं उसमें हम एंट्री करें। ये तुर्क सरदार में एंट्री करना चाहता था। तो बड़े बड़े राजाओं के साथ उस संरक्षण में वो रहता था, बड़े बड़े राजा के यहाँ पे रहता था, ताकि कैसे भी हम 40 तुर्क सरदार में क्या हो जाए? एंट्री कर जाए। तो धीरे धीरे ये एंट्री किया, और एंट्री करके इसने अलाउद्दीन मसूद शाह को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, यानी मरवा दिया षड्यंत्र से। और इसके बाद और राजा हुए। तो चलिए हम आगे देखते हैं और राजा के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं आगे। नसरुद्दीन शाह इसके बाद अगला शासक बना, जो 1246 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक शासन किया। इसे मितव्ययी शासक भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे कम खर्चीला, मित मतलब होता है कम और व्ययी मतलब खर्चीला, तो कम खर्चीला शासक भी इसे कहा जाता है। किसे? नसरुद्दीन शाह को कहा जाता है। इसने एक गुलाम को चालीसा दल में स्थान दिया, वही गुलाम था जिसका नाम था बलवन। तो बलवन को चालीसा दल में स्थान देने वाला राजा कौन था? नसरुद्दीन शाह था। और साथ ही उसने बलवन को एक उपाधि भी दिया था, कौन सा उपाधि दिया था? उलुग खां की उपाधि दी थी। बलवन को क्या कहा था? उलुग खां। इसकी मृत्यु 1265 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद इसने कुछ खास काम नहीं किया था, और उसके बाद बलवन राजा बन गया। जब ये चालीसा दल में एंट्री किया तो धीरे धीरे चालीसा दल को ये कमज़ोर करने लगा, और कमज़ोर करते 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 एक समय ऐसा हुआ कि ये बलवन खुद एक राजा बन गया, खुद राजा के पोस्ट पे आ गया। समझिए, ये भी एक क्या था? गुलाम था। और ये भी गुलाम था, लेकिन कोई नया वंश नहीं चलाया, क्योंकि ईरान का रहने वाला था, कोई नया वंश नहीं चलाया, और इसलिए इसे हम लोग गुलाम वंश में ही पढ़ते हैं। तो बलवन 1266 ईस्वी से लेकर के 1286 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ये ईरान का रहने वाला था। इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलवन। नाम क्या था? गयासुद्दीन बलवन। और जब इसने एंट्री किया तो चालीसा दल को ही खत्म कर दिया। जब ये राजा बना, चालीसा दल बोला कोई चालीसा दल नहीं रहेगा, जो रहेंगे हम रहेंगे, मतलब पूरा निरंकुश की तरह शासन करता था ये। तो गयासुद्दीन बलवन समझ में आ गया। इसने सजदा तथा पैबोस की पद्धति चालू की थी। सजदा यानी जो ऐसे झुक करके सलाम किया जाता है, ऐसी पद्धति को चालू किया, और पैबोस यानी पाँव चूमने की पद्धति को चालू किया था। किसने? बलवन ने। ये राजा के राजस्व सिद्धांत को लागू किया था, यानी जो कुछ भी है राजा ही है, राजा के जो राजा बोल दिया वही होगा, यानी इसने राजा के राजस्व सिद्धांत को लागू किया था। यानी इसका कहना था कि जो राजा बोल दिया वही को होना है, और जो इसके खिलाफ बोलता था मरवा देता था। इसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी।
रक्त जो बोला मरवा देता था। और चालीसा दल को समाप्ति कर दिया, सबसे पहले आते हुए चालीसा दल को समाप्त कर दिया। और इसके दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। कौन रहते थे? अमीर खुसरो रहते थे। इसकी मृत्यु 1286 ईस्वी में हो जाती है। जो फिरोज शाह, जिसे हम लोग जलालुद्दीन खिलजी भी कहते हैं, ये कर देता है मृत्यु। 1286 में इसे मार दिया जाता है, हत्या कर देता है। कौन कर देता है? फिरोज शाह। जलालुद्दीन खिलजी इसका अन्य नाम है। फिरोज शाही का नाम क्या है? जलालुद्दीन खिलजी। और इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ही जो थे, इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना कर दिए। अगर चाहते तो अगर ये भी वंश अगर चेंज नहीं करता तो गुलाम वंश में पढ़ते, लेकिन इसने क्या कर दिया? एक नया वंश की स्थापना की जिसका नाम रखा खिलजी वंश। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो आज आप लोगों ने देखा कि गुलाम वंश के बारे में हम लोग पढ़े हैं आज, तो अगले क्लास में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।